Hello everyone, I am Harneet Kaur and I welcome you all to these political thought series. First of all, I would like to mention that these lectures are going to be bilingual. Okay, and next is key. We are going to start with Western political thought thinkers first. Okay, and we will be covering every thinker, every major important thinker from Confucius to Rawls, every thinker in detail. ठीक है? And by telling that I will be covering them in detail, I mean we will be covering their historical background, their life, their important concepts, right? Their works, their quotations, their criticism, uh, contemporary relevance, and also talking about the previous year's questions. Or if you get a subjective questions related to these topics, how are you going to structure your answers? That also we are going to talk about in these lectures. Okay. So without wasting any time, I think we should start with the lecture of Confucius. Okay. So Confucius was basically an ancient Chinese philosopher. ठीक है? So, first of all, before knowing about Confucius, before knowing who Confucius was, we need to understand what kind of a China he used to live in, right? So, what do I mean is कि कोई भी जो पॉलिटिकल फिलोसोफर है या कोई थिंकर है उनका जो आइडिया है राइट या फिर उनके जो पॉलिटिकल थॉट है दोज आर नॉट बिल्ट इन आइसोलेशन ऐसे अकेले बैठ के नहीं बिल्डअप हो जाते rather they are influenced by the issues in their society or the situations or the um, issues or crisis whatever is going on around their environment or in the society in their surroundings whatever they observe their political thought is influenced by that ठीक है so for that we need to understand the place he is coming from ठीक है मतलब कि चाइना एंड बाय चाइना आई मीन कि उस टाइम का चाइना एंशियंट टाइम का चाइना नॉट टुडेज चाइना आज का चाइना इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट चाइना वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर ठीक है China was earlier initially actually it was a very feudal state था ठीक है so talking about the China of that time ठीक है जो कन्फ्यूशियस है ही बिलोंग टू शाओ डायनेस्टी आई एम अज्यूमिंग यू पीपल ऑलरेडी नो कि चाइना में हमेशा से ही डायनेस्टिकल रूल रहा है राइट एंड एंड along with the dynastical rule वहां पे हमेशा से ही फ्यूडल सिस्टम भी रहा है ठीक है फ्यूडल सिस्टम रहा है जिसमें क्या होता है जो बेसिकली चाइना जो है it was divided into small different feudal lands ठीक है ठीक है it was divided in different feudal lands अब ये जो feudal lands थे these were ruled by different feudal lords ठीक है अब ये जो बेसिकली feudal lords थे they consider themselves as their owners तो ये जो मालिक थे इन लैंड्स के ये यहाँ पे स्लेवरी प्रैक्टिस करवाते थे राइट ये या फिर यू कैन कॉल इट एज बॉन्डेज लेबर करते थे तो इससे क्या हुआ वहां पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी है ना बहुत ज्यादा ही गरीबी थी वहां पे तो उस टाइम पे जो चाइना था वो बहुत ज्यादा पुअर अग्रेरियन कंट्री था ठीक है बेटा यहाँ पे एंशियंट चाइना की बात हो रही है ऑलराइट ठीक है क्लियर है बिल्कुल तो जो एंशियंट चाइना था ड्यूरिंग द शाओ डायनेस्टी जब कन्फ्यूशियस उस टाइम वहां पे था ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड तो वहां पे जो लैंड्स थे दैट इज जो चाइना था वो एक यूनिफाइड लैंड नहीं था इट वाज फ्रेगमेंटेड है ना इट वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लैंड जिसको रूल कर रहे थे डिफरेंट फ्यूडल लॉर्ड्स इवन दो जो लीडर था ऑफ शाओ डायनेस्टी का जो
किंग था, जो लीडर था, ही वॉज कंसिडर्ड एज द सुप्रीम लीडर, ठीक है, बट ही वॉज कंसिडर्ड एज अ सुप्रीम लीडर विद वेरी लेस पावर। तो फिर एक्चुअल पावर किसके पास थी बेटा? फ्यूडल लॉर्ड्स के पास, है ना, फ्यूडल लॉर्ड्स के पास एक्चुअल पावर थी। जो सुप्रीम लीडर था, जिसको हम सुप्रीम लीडर कंसिडर करते चावड़ा डायनेस्टी का, उसके पास नहीं थी, वो सिर्फ फॉर द नेम ही वाज कंसिडर्ड एज द लीडर। तो इससे क्या हो रहा था, जो वहां पे लोग हैं, मैंने आपको बताया वहां पे बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी, तो फिर जो लोग थे उनके अंदर बस एक ये था कि वी वांट टू अर्न मनी, राइट। तो उससे क्या हो रहा था, है ना, उससे क्या हो रहा था कि जो उनकी मॉरल वैल्यूज थी, वहां पे लोगों की जो मॉरल वैल्यूज थी, जो उनके नैतिकताएं थी, है ना, जो एक जो नियम होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं परिवार को बांध के रखने के, जो नैतिक वैल्यूज होते हैं, मॉरल्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, एक रिस्पेक्ट होती है फैमिली में, जो रिलेशनशिप्स होते हैं बिटवीन किंग एंड हिज डिसाइपल्स, बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, है ना, फेमिलियर रिलेशंस होते हैं, वो सब धीरे 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 क्या हो रहे थे बेटा, डिक्लाइन होते जा रहे थे। ओके, जैसे कि वहां पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, तो फिर जो गरीब अमीर का रिश्ता हो गया, राजा का प्रजा का रिश्ता हो गया, या फिर फैमिलीज के बीच में रिश्ता हो जाता है, ये सब बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, डिक्लाइन होता जा रहा था, है ना। ये जो रिलेशनशिप्स थे, दीज वर बीइंग डिक्लाइंड, खराब होते जा रहे थे बेसिकली, ठीक। तो ये सब क्यों हो रहा था वहां पे? बिकॉज वहां पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, भुखमरी थी बेसिकली, क्योंकि पैसा नहीं है ना। तो जब पॉवर्टी होती है, भुखमरी होती है, तो उससे क्या होता है, मोरालिटी वगैरह कोई कंसिडर नहीं करता, दे जस्ट वांट टू ईट, दे जस्ट वांट टू अर्न मनी, बिकॉज so that they can feed themselves, they can feed their families, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो उससे क्या होता है, सबको सिर्फ पैसा चाहिए होता है, भूख मिटाने के लिए काम चाहिए होता है, सो दैट अल्टीमेटली दे नीड मनी, राइट। तो बेसिकली क्या हो रहा था वहां पे, जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज थी, लेकिन जो पॉलिटिकल यूनिटी है ना कहीं एब्सेंट थी, ठीक है, समझ गए। तो इससे क्या हो रहा था, जो लोग है ना वहां पे, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को, अपने मोटिव्स को, दे वर गिविंग देम द फर्स्ट प्रायोरिटी रादर देन द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है। मतलब कि अपने, मतलब बेसिकली दे वर बीइंग सेल्फिश, है ना, बिकॉज ऑब्वियसली जब इफ पीपल वांट टू अर्न मनी, जब खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो व्हाट विल दे डू, राइट। सो दैट ऑल्सो जो फार्मर्स है ना, दे वर ऑल्सो बीइंग अफेक्टेड। क्यों? क्योंकि मैंने बेटा आपको बताया कि जो चाइना है ना, चाइना वॉज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फ्यूडल लैंड्स। अब ये जो लैंड्स थे, दे वर ट्राइंग टू एक्सपैंड देयर टेरिटरीज, दे वर फाइटिंग, क्यों? अपनी टेरिटरीज एक्सपैंड करने के लिए, दे वर फाइटिंग वॉर्स, दे वर डूइंग कॉन्फ्लिक्ट्स, दे वर हैविंग कंटिन्यूस वॉरफेयर, ठीक है, ये सब हो रहा था। तो इससे क्या हो रहा था, सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे थे फार्मर्स। मैंने आपको बताया कि वो एग्रेरियन कंट्री था, तो फार्मर्स इफेक्ट हो रहे थे, कैसे कि जो उनका एग्रीकल्चरल लैंड था, दैट वर बीइंग डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग बिकॉज ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। प्लस दे वर एक्चुअली asked to pay very high taxes because slavery system, I told you, ठीक है, forced labor was happening, and ये सब कुछ क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट वॉरफेयर, ठीक है। तो इन सब चीजों से कलेक्टिवली क्या हो रहा है कि जो कॉमन पीपल है, जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे वहां के, उनकी लाइफ डिफिकल्ट बनती जा रही है, उनकी लाइफ बेसिकली इफेक्ट हो रही है, बी इट फार्मर्स और एनी अदर ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। तो परहैप्स बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज, कन्फ्यूशियस ने क्या बोला कि ये जो सोसाइटी है ये कोलैप्स हो रही है, क्योंकि लोग अपने मॉरल एथिकल वैल्यूज, अपने जो एथिक्स हैं, जो उनका ट्रेडिशंस है, ये सब कुछ भूलते जा रहे हैं हम, क्योंकि अभी इस टाइम पे, वॉर के टाइम पे, लोगों को कुछ दिख ही नहीं,
है ना? कुछ भी नहीं दिख रहा है उनको। क्या दिख रहा है कि हमें सिर्फ पैसा चाहिए, विच इज एक्चुअली अ वेरी रॉन्ग थिंग। तो कन्फ्यूशियस ने बोला कि ये जो सोसाइटी है ये कोलैप्स हो रही है क्योंकि लोग अपने मॉरल एथिकल वैल्यूज, ये जो सोसाइटी है दिस इज एक्चुअली गोइंग इन अ वेरी बैड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि लोग अपने वैल्यूज भूल रहे हैं, अपने ट्रेडिशंस भूल रहे हैं, अपने एथिक्स भूल रहे हैं, है ना? तो अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए कि अगर सोसाइटी में डिसऑर्डर हो रहा है, अगर रूलर्स करप्ट हो रहे हैं, अगर कंटिन्यूसली वॉर चल रही है ना, तो फिर अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशियस उसने क्या सॉल्यूशन दिया होगा इन सब चीजों का? एक बात बताओ, क्या उसने एक रेवोल्यूशन की बात करी हो? क्या उन्होंने डेमोक्रेसी की बात करी होगी? नो, उन्होंने बोला कि बिफोर चेंजिंग आवर स्टेट, राइट, बिफोर चेंजिंग आवर स्टेट वी मस्ट चेंज, और वी मस्ट चेंज, और या फिर हमको कल्टिवेट करना चाहिए सारे इंडिविजुअल्स को इनटू अ वर्चुअस ह्यूमन बीइंग। या फिर वी कैन ऑल्सो से कि अगर हम अपने रूलर्स को एजुकेट कर देंगे, क्या एजुकेशन? मॉरल एजुकेशन देंगे, है ना, तभी कुछ सॉल्यूशन निकलेगा इस चीज का। तो आई हैव क्लियरली मेंशन्ड दिस थिंग ओवर हियर कि सॉल्यूशन क्या दिया है कन्फ्यूशियस ने इस ब्रोकन सोशल ऑर्डर का, कि मॉरल एजुकेशन की जरूरत है बेटा हमको यहाँ पे, ठीक है? सॉल्यूशन इज मॉरल एजुकेशन, रिचुअल एंड वर्चुअस लीडरशिप, ठीक है? यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? आई एम होपिंग नहीं होगी, ठीक है? अब दिस वाज जस्ट अ बैकग्राउंड काइंड ऑफ थिंग, नाउ विल गेट इनटू द चैप्टर, ठीक है? टॉकिंग अबाउट कन्फ्यूशियस की लाइफ हिस्ट्री, लाइफ स्केच। ये अभी हम फर्स्ट फेज पढ़ेंगे उसकी लाइफ का, विच इज द बर्थ, नेम, फैमिली, वेरी वेरी बेसिक इनिशियल डिटेल्स ऑफ हिज लाइफ। फिर धीरे धीरे हम इसके बाकी के लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे, ऑलराइट? तो कन्फ्यूशियस वाज बेसिकली, अच्छा मैंने आपको ये चीज बताई थी कि हमको कन्फ्यूशियस के बारे में जो भी डिटेल्स पता है वो कन्फ्यूशियस ने नहीं बताई है, ऑलराइट? ये जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं या फिर कहीं कहीं से भी आप लोग पढ़ेंगे ये चीज कन्फ्यूशियस से रिलेटेड, वो सब चीजें हैं जो उसके फॉलोवर्स ने, उसके स्टूडेंट्स ने, उसके जो भी लोग उसको मिले थे, है ना, जो उसके कांटेक्ट में आए, या फिर जो भी उसके डिसाइपल्स थे, उन लोगों के आई वुड से द्वारा लिखी गई बुक्स हैं वो। कन्फ्यूशियस के थ्रू लिखी हुई कोई बुक, कोई टेक्स्ट कुछ अवेलेबल नहीं है। तो फिर जो कुछ भी हम पढ़ते हैं अबाउट कन्फ्यूशियस, that is all Confucius has told them, or people know Confucius about Confucius, so they wrote about him, ठीक है? डायरेक्ट टेक्स्ट हमारे पास कुछ नहीं है कन्फ्यूशियस का, सिमिलरली सोक्रेट्स का भी नहीं है, विल गेट इनटू दैट लेटर, ठीक है? तो उन्हीं टेक्स्ट के थ्रू वी गेट टू नो कि कन्फ्यूशियस वुड हैव बीन बोर्न अराउंड समवेयर अराउंड 551 BC, ठीक है? कहाँ पे? ट्रेडिशनली नियर कुफू, कुफू एरिया में हुए होंगे वो बॉर्न। कहाँ पे है वो? लू, चाइना की एक स्टेट लू, which is now today it is now called as Shantung province of China. He might have been born around 551 BC in Kufu area of Chinese state known as Lu. Now Lu state is known as Shantung province of China. क्लियर है? अब ये जो वर्ड है कन्फ्यूशियस, इट इज अ लैटिनाइज्ड नेम, ये देखिए, ठीक है? ये एक लैटिन टर्म है। चाइनीज में कन्फ्यूशियस का क्या नाम है? कुंग-फू-जू, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? मास्टर कोंग, ठीक है? क्लियर है? अभी मैंने आपको बताया कि ये इतने एंशिएंट थे, हमको कैसे पता चलेगा ना कितने एंशिएंट थे? गौतम बुद्ध के पीरियड के टाइम के है ये, इससे हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि इनके कंटेम्पररीज कौन थे? गौतम बुद्ध। एंड ऑल्सो वी टॉक की सोक्रेट्स, प्लेटो, ये कितने एंशिएंट है? तो आप सोचिए कि कन्फ्यूशियस उनसे भी पहले के हैं, जस्ट बिफोर सोक्रेट्स एंड प्लेटो कन्फ्यूशियस के, ठीक है? नाउ अगर हम इनके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें, ही केम फ्रॉम अ वेरी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, ठीक है? बट
impoverished family. इसका क्या मतलब है? I mean, उनके जो ancestors थे, उनके जो father थे, they were very rich. They had lived a very rich life. But Confucius has never seen that ancestral wealth. He has never felt that ancestral wealth. ये क्या होता है? मतलब जो उनके पापा की जो वेल्थ थी या उनके एंसेस्टर्स की वेल्थ थी, he has never had that. He has always lived a life impoverished. मतलब he has always lived in poverty. क्योंकि जो उनके पापा थे, उनके जो फादर थे, he died when Confucius was only 3 years old. ठीक है, ठीक है. एंड उनकी मदर ने उनको रेस किया इन पॉवर्टी. मतलब he was raised by a single mother all his life in poverty. उन्होंने वो जो एंसेस्ट्रल वेल्थ थी वो नहीं देखी, उन्होंने बहुत ज्यादा पॉवर्टी, गरीबी देखी है. अब when he was 19 years old, ठीक है, इन्होंने मैरी करा एक यंग ब्यूटीफुल लड़की को जिनका नाम था क्विक क्वान. ठीक है, उनकी वाइफ का नाम क्या था? क्विक क्वान. एंड व्हेन ही वाज 20 उनका फर्स्ट चाइल्ड हुआ जो कि एक बॉय था, उसका नाम था क्वांग ली. ठीक है, क्लियर है? आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इजी. कुछ आपको इसमें वो नहीं करना है. यू बेसिकली दीज डिटेल्स आर कि आपको उनकी लाइफ का एक बैकग्राउंड रहे. ठीक है, तो अब 19 में ही मैरिड क्विकन, 20 में उनका फर्स्ट चाइल्ड हुआ कॉन्गली बेटा. देन 22 में ही बिकेम अ टीचर. 23 में उनकी मदर की डेथ हो गई. क्लियर है? कोई डाउट नहीं है इसमें. सबसे पहले व्हेन ही वाज बोर्न 551 बीसी के अराउंड. कहाँ पे? कुफू एरिया में, लू में. लू को अब क्या बोलते हैं हम? शांतन प्रोविंस. कन्फ्यूशियस क्या एक लैटिनाइज टर्म है, इसको चाइनीज में क्या बोलते हैं? कुंफुत्सु. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मास्टर कॉन्ग. कंटेम्प्रेरी कौन है उनके? गौतम बुद्ध. फैमिली पहले अरिस्टोक्रेटिक फैमिली थी, अच्छी रिच फैमिली थी. अभी क्या है? बहुत इम्पोवरिश. नहीं याद होगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉवर्टी याद कर सकते हो. वैसे आपको करना चाहिए, आप लोग की वोकैबुलरी इंक्रीज होगी. क्लियर है? नेक्स्ट, चाइल्डहुड उनका पूरा पॉवर्टी में गया है. सिंगल पेरेंट ने रेस किया उनको, उनकी ममा ने रेस किया है. फादर ही डाइड व्हेन ही वाज जस्ट 3 इयर्स ओल्ड. उसके बाद 19 पे उन्होंने शादी कर ली क्विक क्वान से. 20 पे उनका बेटा हुआ कॉन्गली. 22 पे ही बिकेम अ टीचर एंड हिज मदर डाइड व्हेन ही वाज 23. क्लियर है फर्स्ट फेज? अब नाउ कमिंग टू द सेकंड फेज ऑफ हिज लाइफ. उसमें क्या हुआ? एंड आई आल्सो टोल्ड यू वन थिंग कि ये जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है अबाउट कन्फ्यूशियस, वो कन्फ्यूशियस ने हमें डायरेक्टली कभी नहीं बताई है, या किसी को भी उसने ऐसा कुछ लिखा नहीं है कन्फ्यूशियस ने. राइट? वट एवर इंफॉर्मेशन वी हैव इज थ्रू द रिकॉर्ड्स या थ्रू द राइटिंग्स ऑफ हिज स्टूडेंट्स. कन्फ्यूशियस के जो स्टूडेंट्स थे या जो भी फॉलोअर्स थे, जो डिसाइपल्स थे, उन लोगों ने जो चीजें लिखी है उसी से हम कन्फ्यूशियस के बारे में जान पाते हैं. ठीक है, अदरवाइज कन्फ्यूशियस का रिटन कोई टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है. ठीक है, तो उसी टेक्स्ट से हमको ये पता चलता है कि एट द एज ऑफ 50, कन्फ्यूशियस है जब वो 50 इयर्स के हुए होंगे, ही माइट हैव बिकम द चीफ मजिस्ट्रेट. ठीक है, उसके बाद चीफ मजिस्ट्रेट बनने के बाद वो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस बन गए. कहाँ पे? लू में. लू आज के टाइम पे क्या है? शैंतन प्रोविंस ऑफ चाइना. क्लियर है? अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि जैसे सपोज करो दिस इज द लू प्रोविंस. ठीक है, लू. यहीं पे क्या है ना, जैसे ये लू प्रोविंस है, यहाँ पे वी हैव वन मोर प्रोविंस which is known as क्वे प्रोविंस. ठीक है, समझ में आया आपको? ये दो प्रोविंस है. तो कन्फ्यूशियस है वो कहाँ का मिनिस्टर बना हुआ है? मिनिस्टर ऑफ जस्टिस लू का. अब क्योंकि कन्फ्यूशियस जो लू है, वहाँ के जो रूलर्स है, वहाँ के जो लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा मोरालिटी का पार्ट पढ़ा रहा था. ठीक है, मोरालिटी सिखा रहे थे, एथिक्स, वैल्यू, ये सब कुछ सिखा के क्या कर रहे थे? उनको पावरफुल बना रहे थे, उनको एजुकेट कर रहे थे. उससे क्या हो रहा था कि जो स्टेट है लू, वो ज्यादा प्रॉस्पर करने लग रहा था, पावरफुल हो रहा था. तो इससे क्या हो रहा था? जो क्वी प्रोविंस है, ये लू की पावर से डर रहा था. ठीक है, सिंपल है. तो इन्होंने क्या करा? अपने फियर में आके
जो क्वी प्रोविंस है उसने क्या किया, लू के जो ड्यूक है, जो किंग है, जो राजा है लू का, उनको लालच दिया। ठीक है, लालच देने के लिए क्या किया, किस टाइप से लालच दिया, उन्होंने 100 हॉर्सेस प्लस 80 डांसिंग गर्ल्स, ठीक है, क्या किया, इनको गिफ्ट दे दिया। ठीक है, लू के जो ड्यूक है, जो वहां के किंग है, जो वहां के राजा है, जो वहां के रूलर है, उनको, ये सब एक ही है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, उनको ड्राइव करने के लिए, बेसिकली लालच देने के लिए क्या किया, 100 हॉर्सेस प्लस 80 डांसिंग गर्ल्स गिफ्ट करी। ठीक है, तो 100 हॉर्सेस भेजे गिफ्ट, 80 डांसिंग गर्ल्स पे, डांसिंग गर्ल्स क्यों भेजी, एंटरटेनमेंट पर्पस। ठीक है, अब अब डूक जो था वहां का, वो तो बड़ा वैसे हो गया कि वाओ, आई मीन वाओ एज इन उनको लगा कि वाओ लू तो बहुत ही ऐसे पावरफुल सी स्टेट है कि कोई ऐसे डर रहा है हमसे, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो तो जो ड्यूक का जो प्लान था, लू को अच्छा बनाएंगे हम, उसको पावरफुल करेंगे, उसको हम मोरालिटी कोरालिटी फॉलो कर रहे हैं हम, तो नहीं, वो सब उनका प्लान जो है वो सैबोटेज हो गया। मतलब उनका जो प्लान है वो थोड़ा ऐसे नहीं होता, डगमगा गया टाइप। सो दैट हैपेंड। सो इससे क्या हुआ, 3 दिन तक जो ड्यूक था उसने जो अपनी जो ड्यूटीज थी, जो उनके खुद के कर्तव्य थे, जो उनके खुद के जो काम थे, है ना, वो निग्लेक्ट करता रहा, क्योंकि ऑब्वियसली उनको तो गिफ्ट्स मिले हैं ना, तो ही वाज एंजॉयिंग दैट। तो ही वाज, व्हाट वाज ही डूइंग, ही वाज नेग्लेक्टिंग हिज ओन ड्यूटीज, हिज ओन बेसिकली उनके जो काम थे उनसे उनको वो फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि जिस पॉइंट पर Lou should have been on its peak of success, जिस टाइम पे Lou should have been अपनी तरक्की के पीक पे होना चाहिए था, है ना, समझ रहे हो आप, उस टाइम पे जो वहां का रूलर है, वो जो राजा है, वो क्या कर रहा है, वो तो अपने एंटरटेनमेंट यूज कर रहा है, अपने पर्सनल एंटरटेनमेंट में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, वो अपनी जो कंट्री है उस पर, तो अपनी जो स्टेट है लू, उसकी सक्सेस के बारे में, उसके बेटरमेंट के बारे में तो सोच ही नहीं रहा, ही इज कंप्लीटली नेग्लेक्टिंग हिज ड्यूटीज। ठीक है, ठीक है, समझ आया। तो अब क्या हुआ, ये जो कन्फ्यूशियस है ना, वो कौन था, वो मिनिस्टर था वहां पे जस्टिस का, वो ये सब चीजें देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, बट ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। ठीक है, ये जो वहाँ के जो रूलर है उनका जो मिसबिहेवियर है, या फिर ये जो जो भी उनका अपनी ड्यूटीज के प्रति जो उनका बिहेवियर है, जो अपना वो जो पर्सनल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, अपनी स्टेट के लिए वो अपनी कोई ड्यूटीज वगैरह कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं, तो वो सब कुछ देख के Confucius was very sad, very disheartened. He was disappointed. तो उन्होंने क्या किया, परेशान होके ही रिजाइंड। क्लियर है, जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस की जो पोस्ट थी, ही रिजाइंड फ्रॉम देयर एंड ही लेफ्ट द स्टेट ऑफ लू। ठीक है, क्लियर है। सो इससे मैंने ये कंक्लूडिंग लाइन लिखी थी, इट माइट हेल्प यू इन योर आंसर्स, स्टार्टिंग ऑफ योर आंसर्स और समवेयर इन योर आंसर इट माइट हेल्प, या समझने के लिए यू कैन रीड, when pleasure replaced duty, Confucius left the power and turned towards moral teaching। समझ आया, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था उनका, हमेशा से ही wanted to teach everybody morality only, बट जब उन्होंने देखा ना कि when he became the minister, Lou was actually at the peak of its success, then what happened, एक एक जो रूलर है, he changed things। ठीक है, so now, so this was the second phase of his life। ठीक, ठीक है। Also, I would like to mention one thing very very important here, कि this is just a part of his life जो हमको बताया गया है through the writings। ठीक है, so basically this is all these things is a myth, क्योंकि हमारे पास proofs नहीं है, हमारे पास जो written text है by his students वो है। तो this is clear कि वो लू छोड़ के तो गए थे, बट क्यों गए थे वो हमें क्लियर नहीं है। सो अब थर्ड फेज स्टार्ट हुआ उनकी लाइफ का, जिसमें क्या था कि ही लेफ्ट लू, है ना, ये हमने देखा कि उन्होंने लू छोड़ा। अब उसके बाद क्या करते थे, बेसिकली वो पूरे चाइना के भ्रमण पे निकल गए, मतलब चाइना पूरा घूमना स्टार्ट कर दिया उन्होंने।
कभी स्टेट टू स्टेट, किंगडम टू किंगडम, ही यूज्ड टू जस्ट रोम अराउंड द किंगडम्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल चाइना, पूरा घूमते रहते थे, है ना। तो ये जो घूमने का इनका जो सिस्टम था ये 13 साल तक चला। ये क्या करते थे घूम के, इनके पास जितनी भी मॉरलिटी की, एथिक्स की, जो भी इनके पास नॉलेज थी, जो वैल्यूज की, ये जो भी इनके पास टीचिंग्स थी, ये सबको अपना ज्ञान बांटते थे, है ना। सबको उनके बारे, अपनी मोरालिटी के बारे में कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे क्या करना चाहिए, सब कुछ सबको ना जा जाके बताते रहते थे इन होप। क्यों करते थे ये, कि इनको लगता था कि कभी तो कोई तो मेरी जो ये नॉलेज है, जितना मेरे पास इतना अच्छा अच्छा ज्ञान है, इसकी कोई तो कभी तो वैल्यू करेगा ना, कोई इसकी कभी कदर करेगा, और क्या पता कभी कोई राजा मेरे को देख ले और अपने किंगडम में मेरे को जॉब दे दे, ठीक है। इन दैट होप ही यूज्ड टू रोम अराउंड। तो ये जो घूमने का जो सिस्टम था ये इनका अराउंड 13 साल चला। एंड देन ही वाज वेरी सैड, वेरी डिसअपॉइंटेड, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी किसी ने वैल्यू नहीं करी। इनके ये जो ज्ञान था ना, उस ज्ञान की किसी को बिल्कुल कदर नहीं हुई, कोई सुनना ही नहीं चाहता था इनकी ये सब बातें। तो फिर ये बिल्कुल सैड, डिसअपॉइंटेड से, डिसहार्टेंड, ऐसे होता है ना, हताश निराश से होके वापस अपने घर चले गए लू, आफ्टर 13 years। अब वहीं पे जो आसपास जो बच्चे थे उन्हीं को ये पढ़ाते रहते थे, अपना जो भी विजडम है, टीचिंग्स है, नॉलेज है, ज्ञान है, मोरालिटी, एथिक्स, वैल्यूज, उन बच्चों को ये अपने पढ़ाते रहते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, इसी सब टाइम पीरियड के ड्यूरिंग इनका जो बेटा था, बताया था ना, जो एट द एज ऑफ 20 हुआ था, आई टोल्ड यू, ही डाइड, ठीक है, ही डाइड। अब ये जो लॉस था इनके बेटे की डेथ का, ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस है ना कि इफ अ सन डाइड ही वुड not have taken that pain. So because of that loss of his son and his favorite disciples, जो उनके students थे, around 72-73 की एज में Confucius also died, ठीक है। अब उनके जो ड्यूरिंग हिज लाइफ, उनके जीते जी, वो कभी उनको वो नहीं मिला कि उनकी मोरालिटी की, उनकी जो टीचिंग्स है, उनके पास जो नॉलेज है, उसकी किसी ने वैल्यू करी हो, कभी नहीं करी। बट आफ्टर किसी ने लाइक वैल्यू नहीं करा, है ना, उनको कभी एक्नॉलेज नहीं करा, कभी होता है ना, कभी उनकी जो नॉलेज थी उसको कभी पहचान नहीं मिली, वो पहचान जो वो डिजर्व करते थे, राइट, राइट, ठीक है। बट व्हेन ही डाइड, है ना, जब कन्फ्यूशियस की डेथ हो गई, दैट उसके बाद उनको वो रिकग्निशन मिला है, जो कि आज के टाइम पे कन्फ्यूशियस की जो भी टीचिंग्स थी, ठीक है, जो भी उनके आइडियाज थे, जो भी थॉट्स थे, दोज आर ऑल नोन एज कन्फ्यूशनिज्म, कन्फ्यूशियन फिलोसफी, है ना, जिसपे आज का चाइना बेस्ड है, पता है आपको। तो यू नेवर नो व्हेन थिंग्स चेंज फॉर यू, सो कीप वर्किंग लाइक कन्फ्यूशियस डिड, ठीक है। पास कन्फ्यूशियस द्वारा रिटन, उसका सेल्फ रिटन कोई टेक्स्ट नहीं है, आई टोल्ड यू। जो कुछ भी हमारे पास अवेलेबल है वो उसके स्टूडेंट्स ने, उसके डिसाइपल्स ने, उसके फॉलोअर्स ने जो कुछ भी लिखा है वो है, ठीक है। तो अगर हमें कन्फ्यूशियस के बारे में जानना है ना, तो वो हम कैसे पढ़ सकते हैं? हमारे पास अवेलेबल जो टेक्स्ट है, दैट इज, वन इज 5 क्लासिक्स फर्स्ट, सेकेंड इज 4 बुक्स। अब हाँ, अगर हम देखो, कैनन मतलब बेसिकली लाइब्रेरी बोल सकते हैं कन्फ्यूशनिज्म, ठीक है। ये हमने लिखा, हाँ ये रहा, देखो, ठीक है। इसमें सारे एंशियंट मॉडल्स, बुक्स जो मॉरल कल्टीवेशन को एक्सप्लेन करते हैं वो है, ठीक है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट आप, ठीक है, 5 क्लासिक्स की बात करें तो फर्स्ट क्लासिक ऑफ चेंज फर्स्ट है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। इसमें सारे जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, किसके साथ, नेचर और सोसाइटी के साथ,
वो मेंशन्ड है, ठीक है। ये ज्ञान जो है इसको हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, आई विल टेल यू, वेट। नेक्स्ट इज क्लासिक्स ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसको हम शूजिंग भी बोलते हैं। इसमें सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मेंशन्ड है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लासिक ऑफ, बेसिकली डॉक्यूमेंट्स में क्या है, जो हमारे पुराने तौर तरीके हैं, हमारी पुरानी सरकार चाइना में कैसे चलती थी, कैसे गवर्नमेंट काम करती थी चाइना में ट्रेडिशनली, वो सब मेंशन्ड है इन द क्लासिक्स ऑफ डॉक्यूमेंट। क्लियर है ना। अब क्लासिक्स ऑफ पोएट्री पे अगर हम आ रहे हैं तो वो एक कलेक्शन है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स फ्रॉम शाओ डायनेस्टी। 305 पोएम्स का कलेक्शन है ये, जिसमें मेंशन है ना। तो ये 305 पोएम्स और सॉन्ग्स का कलेक्शन है, ठीक है, जो कि मेंशन्ड है क्लासिक्स ऑफ पोएट्री में शाओ डायनेस्टी के टाइम की। इससे हमको क्या पता चलता है, ये सॉन्ग्स और पोएम्स के थ्रू हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि उस टाइम पे चाइना की सिचुएशन कैसी थी, कैसी कंडीशन थी चाइना की, क्या स्थिति थी वहाँ पे चाइना की, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चे रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स, ठीक है। राइट्स आई थिंक आपको पता है, जो रिचुअल्स होते हैं, है ना, पूजा करने के या कुछ भी ऐसे जो तौर तरीके होते हैं, वो उसमें मेंशन्ड है, ठीक है। तो इसमें बोला जाता है कि कन्फ्यूशियस द्वारा कुछ इसमें मेंशन्ड है, बनाए गए लाइक कन्फ्यूशियस के खुद के बनाए हुए रीति रिवाज, रिचुअल, तौर तरीके इसमें मेंशन्ड है, ठीक है। अब इसमें इसको भी हम ये वाला जो है और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, आगे की स्लाइड्स। अब हम आते हैं 5th क्लासिक पे, ठीक है, विच इज द स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स। तो इसमें क्या है, इसमें माना जाता है कि ये जो है इसमें यू की हिस्ट्री मेंशन्ड है, और ये जो है ये कंपाइलेशन कन्फ्यूशियस ने खुद करी है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो जो भी कन्फ्यूशियस ने अपने टाइम पे चाइना को, लू को देखा है, जो भी उसकी हिस्ट्री है, वो सब कुछ इसमें मेंशन्ड है, ठीक है। क्लियर है, सिंपल है ना। तो वो आप लोग आप लोग को ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है इसमें। अगर आपके पास आता है कुछ इसमें करने को, तो आपको सिर्फ 5 चीज़ याद रखनी है। मीनिंग्स आप लोग को समझ आ गए हैं, वेरी सिंपल, यू कैन राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है चेंजेस, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट पोएट्री, समझ आया, 305 पोएम सॉन्ग्स का कलेक्शंस। राइट्स भी आपको पता है, कन्फ्यूशियस ने भी कुछ कुछ राइट्स अपने बताए हैं, वो भी उसमें मेंशन्ड है। उसके बाद एनल्स, एनल्स में क्या है, लू की सारी हिस्ट्री के बारे में मेंशन है। क्लियर है ना कुछ, आई डोंट थिंक कि कुछ भी कंफ्यूजिंग है। बस ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके मैंने आपको शॉर्ट आपको बता दिया। कॉस्मोस का अगर सिंपल लिखना है तो आप इसको रिलेशनशिप्स भी लिख सकते हो विद नेचर एंड सोसाइटी, यू कैन चेंज दैट वर्ड। क्लियर है, नेक्स्ट पे आए, ओके ओके, ठीक है, क्लियर है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि है 4 बुक्स रिटन ऑन कन्फ्यूशियस। तो फर्स्ट आती है एनालिटिक्स, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट यू कैन से, और सबसे डिटेल्ड बुक है, जिसमें हमको अगर कन्फ्यूशियस के बारे में जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं ना अभी, ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन इन द एनालिटिक्स। और ये जो बुक है इसमें बोला जाता है कि सबसे क्लोज डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग कन्फ्यूशियस और उसकी लाइफ, उसकी टीचिंग, सब कुछ इसमें मेंशन्ड है। और ये जो बुक है एनालिटिक्स, ये भी उसके स्टूडेंट्स ने, या यू कैन से डिसाइपल्स ने, उन लोगों ने लिखी है, ठीक है। तो अगर कोई क्लियर कट इंफॉर्मेशन चाहिए कन्फ्यूशियस से रिलेटेड, तो वो आपको इसमें मिलेगी, द एनालिटिक्स में, ठीक है। सो इफ यू माइट बी वंडरिंग कि जीते जी तो उसको कुछ अपना मिला नहीं अप्रिसिएशन या एक्नॉलेजमेंट अबाउट हिज नॉलेज, जो इनके पास थी, जो विजडम इनके पास थी, उसका इनको कुछ एक्नॉलेज तो किया नहीं गया।
तो आफ्टर हिज डेथ एकदम से ऐसा कैसे, क्या हो गया, है ना? यू मस्ट बी वंडरिंग दैट। तो ये कैसे हो गया कि ये सब कुछ जो किया है, ये किया है बच्चे हान डायनेस्टी ने, ठीक है? ये रहा, इट्स रिटन ओवर हियर इन द फर्स्ट बॉक्स, ठीक है? ठीक है, तो ये जो हान डायनेस्टी है, इसने ये जो सारा का सारा रिकॉर्ड है, जो मटेरियल है रिगार्डिंग कन्फ्यूशियस, ये सब कुछ रिस्टोर किया है इन लोग ने, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है। जब वो था कन्फ्यूशियस, उस टाइम पे थी शाओ डायनेस्टी। ये हान डायनेस्टी बहुत टाइम बाद आई है, बहुत सालों बाद आई है। तो इन लोगों ने बेसिकली रिस्टोर करा है सारा टेक्स्ट, सारा मटेरियल, सारा जो भी रिकॉर्ड्स था उसको रिस्टोर करा है, रिवाइव करा है, बेसिकली दोबारा से होता है ना, दोबारा जिंदा करा है इन सब कुछ चीज़ों को ढूंढ ढांड के कन्फ्यूशियस की टीचिंग्स को, ठीक है? ठीक है, तो ये जो एनालिटिक्स है, ये भी हान डायनेस्टी के टाइम का रिकॉर्ड है और रिटन ऑन कन्फ्यूशियस। इसमें क्या है, इसमें कन्फ्यूशियस के बारे में मैक्सिमम डिटेल्स अवेलेबल है, क्लियर है? अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मेन्कियस। मेन्कियस जो है, ये कन्फ्यूशियस का सबसे स्ट्रॉन्ग फॉलोअर माना जाता है, ठीक है? ओके, तो वो ये जो मेन्कियस है, इसने कन्फ्यूशियस की जो एनालिटिक्स थी ना, वो भी कन्फ्यूशियस ने नहीं लिखी है, बट इसके बारे में जो लिखी हुई बुक है एनालिटिक्स, उसकी जो टीचिंग्स है उसको एक्सपैंड किया, और जो डिटेल्स उसको पता थी मेन्कियस को, वो उसने उसमें मेंशन करी है अपनी बुक में, ठीक है? ये क्लियर है? अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो आता है वो है द ग्रेट लर्निंग, ठीक है? तो ग्रेट लर्निंग में क्या मेंशन्ड है कि जो ह्यूमन है ना, उसको उसको जो राइट है, जो रॉन्ग है, उसमें डिफरेंशिएट करना बताओ, मतलब कि सही गलत का नॉलेज दो कि क्या सही है क्या गलत है, वो ह्यूमन को आप सिखाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेंशन्ड है इन द ग्रेट लर्निंग, ठीक है? अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन, ठीक है? डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन में क्या मेंशन्ड है, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ मीन में मेंशन्ड है कॉस्मोलॉजिक स्टडी, पता है आपको? आई टेल यू, कॉस्मोलॉजिक स्टडी में क्या होता है, हेल, हेवन, ह्यूमन, इन सब के बारे में मेंशन्ड होता है, ठीक है? इंसान, स्वर्ग, नर्क, इन सब का जो रिलेशनशिप है ना, वो मेंशन्ड है इसमें, ठीक है? क्लियर है? तो ये 4 बुक प्लस 5 क्लासिक्स हैं, ठीक है? ये 4 बुक्स हैं और 5 क्लासिक्स हैं। अगर आपको कन्फ्यूशियस के बारे में जानना है तो दीज आर द सोर्सेज अवेलेबल, ठीक है? जिसको हमने डिटेल में पढ़ लिया है कि उसमें भी क्या क्या मेंशन। ऑल्सो अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो, याद करने में डिफ़िकल्टी हो, उसकी मैंने ट्रिक बना के यहाँ पे लिखी है, यू कैन जस्ट मेंशन इट इन वन सिंगल लाइन। ऐसे आप याद रख सकते हो कि एनालिटिक्स क्या करता है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, मेंशियस एक्सपैंड करता है उन रिकॉर्ड्स को, है ना? ग्रेट लर्निंग कल्टीवेट कर रही है किसको, ह्यूमन को, है ना? उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन्स क्या है, वो हार्मोनाइज कर रही है किसको, ह्यूमैनिटी को, कॉस्मोलॉजी को, ठीक है? क्लियर है? अब नेक्स्ट पे आते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट हेडिंग विच इज दाओ, ठीक है? क्या है आपकी नेक्स्ट हेडिंग? दाओ। तो आप लोग ने एक चीज सुनी है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, सुना होगा? एग्जैक्टली वैसे ही कन्फ्यूशियस बोलता है कि चेंज, है ना, चेंज जो है दैट बिगिंस फ्रॉम आई, मतलब माई सेल्फ। अगर मुझे बदलाव लाना है तो मुझे पहले खुद चेंज होना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो और ये जो उसने कोटेशन दी है, दैट चेंज बिगिंस फ्रॉम आई, इज इज द अल्टीमेट गोल, ठीक है?
जिसको उसने टर्म दिया है टाउ। ओके, क्लियर है? ठीक है, तो फिर हमारी लाइफ का अल्टीमेट गोल या फिर अल्टीमेट ताओ, TAO ताओ क्या होगा? आई। ठीक है, दैट इज चेंज। मतलब अगर हमको बदलाव लाना है, चेंज लाना है, तो वो कैसे होगा? सबसे पहले within myself. First I have to bring a change within myself, then only ultimately I can bring a change in the society. ठीक है, अब we have two more words which is yin और yang. ठीक है, ये दो जो वर्ड्स हैं ये कन्फ्यूशियस की फिलॉसफी का बेस है, अल्टीमेट बेस है। ठीक है, जिसमें से इफ आई टॉक अबाउट यन, यन का मतलब एनर्जी एंड यिन का मतलब होता है अ पैसिव फॉर्म। ठीक है, तो व्हाट डज दिस मीन? यान एंड यिन, एनर्जी पैसिव फॉर्म, तो मैंने बता दिया। इसका मतलब मैं बताती हूँ इजी वर्ड्स पे। इफ आई से दैट आई नीड टू डू सम वर्क, ठीक है, आई हैव टू गो एंड डू सम वर्क, सो दैट इज यान, एनर्जी। ठीक है, मुझे कोई काम करना है, एनर्जी। बट एट द सेम टाइम अब मैं थोड़ी देर में करूँगी। ठीक है, तो एट द सेम टाइम वो जो मैं थोड़ी देर में करूँगी, जो उस एनर्जी को कट कर रहा है ना, उसका जो पैसिव फॉर्म है दैट इज ये। ओके, क्लियर? ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ये एक कॉम्बिनेशन है ना, पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन। एक यान जो है वो एनर्जी बता रहा है कि हाँ मुझे करना है, एट द सेम टाइम क्या चलो थोड़ी देर में कर लूंगा, लेकिन तो वो जो एनर्जी कट कर रहा है दैट इज द पैसिव फॉर्म, दैट इज यिन। तो हमारी लाइफ जो है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यान एंड यिन। मतलब करना है, नहीं करना है, जाना है, थोड़ी देर में जाऊंगा, समझ रहे हो आप? तो लाइफ इज अ कंटिन्यूअस अ कॉम्बिनेशन ऑफ यान यिन। ठीक है, ठीक है ना, इतना आपको क्लियर हुआ? तो बेसिकली इन शॉर्ट ये जो इस पेज पे मैंने पूरा बताया है इसका क्या मतलब है कि जो टाओ है, ग्रेट अल्टीमेट गोल है, ठीक है, वो क्या है? चेंज, आई, है ना, वो है। प्लस ये एक कॉम्बिनेशन है किसका? यान एंड ही का, यिन का। क्या मतलब है उसका? पॉजिटिव वाला है यान, और यिन क्या है? वो नेगेटिव वाला है। मतलब कि यान जो है, यान जो है दैट इज पॉजिटिव एंड यिन इज नेगेटिव। इतना क्लियर है आप लोग को, है ना? ठीक है, आई वुड लाइक टू रिपीट दिस थिंग। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो लिसन टू मी केयरफुली। जो टाओ है, ठीक है, जो गोल है वो क्या है? आई, मतलब चेंज विद इन माई सेल्फ। ठीक है, मेरा चेंज वो कैसे होगा? दो तरीके से, एनर्जी एंड पैसिविटी। कैसे? ये दोनों का कॉम्बिनेशन से। ठीक है, पॉजिटिव वाला क्या है? यान, नेगेटिव वाला क्या है? यिन। क्लियर है? ओके, ठीक है ना, क्लियर है? सो बेसिकली यान और यिन ऐसे दो फोर्सेस हैं, ऐसे दो कॉम्बिनेशन हैं जो अल्टीमेटली वर्ल्ड में किसी भी टाइप का चेंज लेकर आ सकते हैं या आने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर? ओके, नाउ इफ आई मूव फर्दर, टाउ which is I या फिर चेंज इक्वल्स टू, है ना, ठीक है, वो कैसे होगा? यान प्लस यिन से। क्लियर है? अब ये जो यान प्लस यिन का कॉम्बिनेशन है ना, ये वाला कॉम्बिनेशन, दिस इज इक्वल्स टू जी। ओके, क्लियर है? क्लियर है ना इतना तो? सो टाओ यानी आई,
है ना, या फिर चेंज कैसे आएगा, यान और यीन के कॉम्बिनेशन से, और इनका जो कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है दैट इज ची या फिर क्वी। क्लियर, सिंपल है, कंप्लीट है टॉपिक। नेक्स्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। आप लोग को पता है कन्फ्यूशनिज्म जो है वो आज भी इवन टिल डेट, इवन टुडे, वो चाइना के मॉरल एजुकेशन, चाइना के रिचुअल्स, चाइना के रीति रिवाज, इन सब का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है। एंड अगर हम इसको रिमूव कर देंगे ना चाइना की सोसाइटी से, तो क्या होगा, चाइना की जो सोसाइटी है दैट विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि वो लोग आज भी कन्फ्यूशनिज्म को, कन्फ्यूशन की टीचिंग्स को, उसकी एजुकेशन को अपने लाइफ का ऑल्टरिंग मैकेनिज्म मानते हैं, उसको बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। वो लोग बिलीव करते हैं कि जो हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो हमारे अंदर जो चेंजेस है, हमारी जो मॉरल्स है, जो एजुकेशन है, उसका कहीं ना कहीं जो सोर्स है इट इज़ कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशनिज्म की जो टीचिंग्स है वो है। आपको पता है कन्फ्यूशनिज्म जो है ना वो एक किस टाइप की सोच है या आइडियोलॉजी है या मोरालिटी है, किस टाइप की, वो एक मैन सेंटर्ड आइडियोलॉजी है। ठीक है, मतलब मैन सेंटर्ड मतलब वो बोलते हैं कि, ठीक है, मैन सेंटर्ड है। कैसे? वो बोलते हैं कि आप राइट्स, प्रेयर्स, रिचुअल्स, सैक्रिफाइसेस इन सब पे फोकस मत करो। नहीं, आपको फोकस अपने ऊपर करना है, अपने आप को चेंज करने पे करना है, अपने आप को एजुकेट करने पे करना है, अपने आप के ऊपर काम करने पे करना है। ठीक है, आपको ऐसे करना है कि यू शुड बी द सेंटर, यू शुड बी द फोकस, है ना। अगर आप खुद को चेंज करोगे, अपने आप को इवॉल्व करोगे, अपने आप को बेटर करोगे, अपने आप को एजुकेट करोगे, तो आपकी जो सराउंडिंग है, आपके आसपास जो लोग हैं, वो अल्टीमेटली नेचुरली खुद ही चेंज हो जाएंगे, है ना। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट वो बोलते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ के बारे में जानना है ना, अगर आपको अपने जीवन के बारे में जानना है, तो आप कैसे जान पाओगे? हेवन, अर्थ, सन, मून, स्टार्स, विंड्स, क्लाउड्स, लाइट्स, माउंटेन्स, रिवर, सी, ये सब चीजें, ये सब चीजें इंटररिलेटेड है, आपस में सब कनेक्टेड है। आपको इन सब चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तभी तभी आप अपनी लाइफ को जान पाओगे। अब इन सब के बारे में कैसे जानोगे आप? थ्रू एजुकेशन। सो सो उनका जो अल्टीमेट गोल है ना, वो एजुकेशन पे ही फोकस कर रहे हैं, राइट? क्लियर है ना इतना? हेवन, अर्थ, सन, मून, स्टार्स, लाइट्स, विंड, माउंटेन, रिवर, सी, एवरीथिंग इज इंटररिलेटेड। आपको अपनी लाइफ के बारे में जानना है, यू नीड टू know about these things, everything. Ultimately these things are covering everything, right? So you need to know about everything. उसी से आप अपने लाइफ को जान पाओगे। तो ये सब कैसे जानोगे? थ्रू एजुकेशन। ठीक है, क्लियर है ना सब कुछ? ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक पे है। अब कन्फ्यूशियस का ऐसा मानना है, कन्फ्यूशियस ऐसा बोलते हैं कि जो ह्यूमन है, जो इंसान है, वो अच्छा होता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग इज बेसिकली गुड, और बाकी जो थोड़ी बहुत उसमें प्रॉब्लम है या जो भी गलतियां हैं वो सीख लेगा, है ना, और खुद को बेटर कर लेगा, इम्प्रूव कर लेगा। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट एनालिक्स में ऐसा कोट मेंशन है कि इज गुडनेस इंडीड सो फार अवे, क्या अच्छाई, गुडनेस सच में इतनी दूर है? इफ वी रियली वांटेड गुडनेस, अगर हमको सच में अच्छाई चाहिए या ढूंढनी है, we should find that it was at our side. हमको वो अपने ही अंदर देखनी चाहिए, क्योंकि हम तो अच्छे हैं, क्योंकि हम तो ह्यूमन है। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो ऐसा बोलता है कि ह्यूमन बीइंग अच्छा होता है, कोई ह्यूमन बुरा नहीं होता है, लड़ाकू नेचर का नहीं होता है, राइट? इसका मतलब है कि अच्छाई कहाँ दूर है, वो तो हमारे ही अंदर है ना। ऐसे ही सिमिलरली मैनकस में एक कोट मेंशन है कि मैन्स नेचर इज नेचुरली गुड जस्ट एज वाटर नेचुरली फ्लोज डाउनवर्ड्स। मतलब
जैसे पानी होता है वो नीचे की तरफ बहता है, राइट। हम जितना मर्जी उसको पकड़ के ऊपर की तरफ फेंकने की कोशिश करें, ऊपर की तरफ उसका जो वेव्स हैं ऊपर करने की, फ्लो उसका जो फ्लो है हम ऊपर की साइड उसको करने की ट्राई करेंगे, वो नहीं होगा, क्योंकि उसका नेचर ही है कि वो डाउनवर्ड फ्लो करेगा, है ना। सिमिलरली जो ह्यूमन नेचर है ना, जो मैन का नेचर है वो नेचुरली गुड है। इसीलिए जो ह्यूमन नेचर है, मैन का जो नेचर है वो हमेशा टुवर्ड्स गुडनेस ही जाएगा, अच्छाई की ओर ही जाएगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर बेसिकली गुड, है ना, नेचुरली गुड है। अब अब अगर वो नहीं जा रहा है, अगर ह्यूमन नेचर गुड नहीं है, अगर बाय चांस थोड़े बहुत फ्लॉज हैं, मैंने बताया ना आपको कि अगर है तो वो इम्प्रूव हो सकते हैं, है ना, तो वो कैसे हो सकते हैं, उसके 3 वेज है। कैसे? उसको एजुकेट करके। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया कि उनका सबसे ज़्यादा फोकस हमेशा से किस चीज़ पे रहता है, एजुकेशन पे। सेकंड, सेल्फ रिफ्लेक्शन पे, अपने आप को जानो पहले कि क्या गलती है, कैसे हम उसको बेटर कर सकते हैं। अगर आप खुद को नहीं जानोगे तो हाउ वुड यू इम्प्रूव योर सेल्फ, राइट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, अपने अंदर डिसिप्लिन लाके। क्लियर है ये 3 पॉइंट्स? आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये तो, आ गए समझ? ठीक है। अब जो ह्यूमन है ना, ह्यूमन के कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए 6 आर्ट फॉर्म्स आपको आने चाहिए, ये सब अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशियस है ना। तो वो 6 आर्ट फॉर्म्स क्या है? सेरेमनी, म्यूजिक, आर्चरी, चैरिटिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स। क्लियर है ना। अब मैं आपको ये सारे के एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि सेरेमनी क्या होता है, रिचुअल्स, रीति रिवाज, वो सब फॉलो करने आने चाहिए, है ना। वो सब अपने जो ट्रेडिशंस है, जो रिचुअल्स हैं, वो सब पता होने चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, राइट। म्यूजिक पता ही है क्या होता है। आर्चरी मतलब तीरबाजी, आई थिंक हिंदी यही होता है उसका। चैरिटिंग मतलब घुड़सवारी, राइटिंग, ठीक है, मैथमेटिक्स पता है। तो ये जो 6 आर्ट फॉर्म्स हैं ये डेवलप करेगा एक इंसान के कैरेक्टर को, ठीक है। क्लियर है ये चीज़ें। अब कन्फ्यूशियस ने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कन्फ्यूशियस ने ये सब चीज़ें कि ह्यूमन गुड होगा या फिर ह्यूमन इतना मॉरली करेक्ट हो जाएगा या ये 6 उसको कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे, सब 6 चीज़ें करके, उसने एक्चुअली क्वेश्चन करा है कि क्या कोई ह्यूमन फुल्ली अटेन कर सकता है ये ट्रू जेंटलमैन लेवल की चीज़ें, है ना। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कन्फ्यूशियस के लिए। उसने बोला है ऐसा, कन्फ्यूशियस ने, कि आई हैव नेवर येट सीन वन हु रियली केयर्ड फॉर गुडनेस। मैंने नहीं देखा आज तक ऐसा कोई जो एक्चुअली अच्छाई की ओर जाना चाहता हो। एज टू बीइंग अ डिवाइन सेज और इवन अ गुड मैन, फार बी इट फॉर मी। मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं कि मैंने देखा है इंसान में अच्छाई है, पर एट द सेम टाइम बुराई भी है। वो लोग जेंटलमैन बन सकते हैं, है ना, पर वो बनते नहीं है। तो उनका बेसिकली ये क्वेश्चन है कि अगर अगर लोगों में ये सच्चाई है, ये अच्छाई है, तो वो उसको फॉलो क्यों नहीं करते, है ना। वो गलत चीज़ों को क्यों फॉलो करते हैं, इतना ज़्यादा बुराई को या नेगेटिविटी की तरफ क्यों जाते हैं, ये उनका क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है ये पूरा पेज? क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक पे है, ठीक है, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे विच इज एथिक्स, ठीक है, एथिक्स। अब अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशियस किसी भी ह्यूमन को, है ना, किसी भी ह्यूमन को अगर हमको मॉरल एजुकेशन देनी है, दैट इज नैतिकता सिखानी है, नैतिकता का पाठ पढ़ाना है, तो उसके लिए हमारे पास 3 स्टेप्स है। क्या है?
3 स्टेप्स। वो 3 स्टेप्स कौन से हैं? ली, यी, रेन। 3 स्टेप्स है, ली, यी, रेन। ओके, ठीक है। अब ये जो 3 चीजें हैं, ली, यी और रेन, ठीक है, इन तीनों को हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले ली पे आते हैं। ओके, ली का वैसे तो बहुत सारे मतलब होते हैं, बट उसका जो सबसे मेन मीनिंग है वो ये है कि द वैल्यू और द स्टैंडर्ड ऑफ मॉरल कंडक्ट, मतलब जीवन जीने का जो सही तरीका है वो, है ना, है ना। सो अ सर्टेन वे टू लिव अ लाइफ कम्स अंडर ली, ठीक है। तो बेसिकली जो रिचुअल्स होते हैं, है ना, टू लिव अ लाइफ, टू लिव अ सर्टेन काइंड ऑफ लाइफ, you follow certain rituals, you follow certain rites. So rites wala rites. Okay, so those comes under the concept of li, है ना। यहाँ पे देखिए अब आप लोग, जैसे कि हम लोग कुछ रिचुअल्स फॉलो करते हैं, कुछ सेरेमनीज फॉलो करते हैं, अपने एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं, कुछ एटिकेट्स फॉलो करते हैं लाइफ में, कुछ एथिक्स फॉलो करते हैं अपना डेली डे टू डे लाइफ में, है ना। या फिर एक रिलेशनशिप में, एक रिश्ते में आप कैसे हैं, या फिर अपना डेली डे टू डे लाइफ में आप लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये सब चीज़ें इसमें आती है ना। तो बेसिकली आप कैसा बिहेव कर रहे हो, कैसे आप अपनी एथिक्स फॉलो कर रहे हो, रिचुअल्स, एंसेस्टर्स को आप वो कर रहे हो, बेसिकली उनकी पूजा कर रहे हो, या फिर उनको कैसे कंसिडर कर रहे हो, ये सब चीज़ें शो करती है आपकी मोरालिटी, है ना, ठीक है। प्लस प्लस किसी भी किसी भी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, किसी भी समाज की बेहतरी के लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ली। किसके लिए? सोसाइटी के सोशल हार्मनी के लिए, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए ली एक स्टेपिंग स्टोन है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्लियर है? ओके, ठीक है, ओके। तो बेसिकली ली क्या है? ली हमारा एक फर्स्ट फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन है। मतलब अगर हम एथिक्स फॉलो नहीं करेंगे, अपने एटिकेट्स फॉलो नहीं करेंगे, रिचुअल्स फॉलो नहीं करेंगे, किसी से सोसाइटी में अच्छे रिलेशंस मेंटेन नहीं करेंगे, है ना, अपने एंसेस्टर्स को वैल्यू नहीं करेंगे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे अगर आप ये बेसिक चीजें नहीं आएंगी। तो इसीलिए ली जो है ये हमारा फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन होता है, ठीक है। किस चीज का? टू बिकम एथिकल, है ना। इससे पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि 3 स्टेप्स हैं एथिक्स फॉलो करने के। क्या क्या? ली, यी, रेन। ली समझ में आया क्लियरली, ठीक है। फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया आप लोग को। अब सेकंड स्टेप क्या है? यी। क्या है सेकंड स्टेप? यी। तो अब हम लोग सेकंड स्टेप पे आते हैं, ठीक है, क्लियर है। सो मॉरल एजुकेशन लेने के 3 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? 3। ली, यी, रेन। तो फिर हमको ली तो समझ में आ गया अच्छे से, अब हम यी पे आते हैं विच इज द सेकंड स्टेप। ओके, तो यी का बेसिकली मतलब होता है कि सही के साथ सही करना। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसा काम करते हैं जो हमको लगता है कि वो हमारे लिए तो सही है, बट बट वो बाकियों के लिए या फिर तो सोसाइटी के लिए वो सही नहीं होता है, राइट। तो फिर क्या होता है, हम नोइंगली और अननोइंगली बाकियों के साथ गलत कर रहे हैं, राइट। सो ली का कॉन्सेप्ट हमको क्या सिखा रहा है कि हमको कुछ भी करना है ना, कुछ भी करना है, बट वो ऐसा करना है कि वो सबके लिए सही होना चाहिए, ठीक है, ओके। बेसिकली कंक्लूडिंग वर्ड्स ये हैं कि जो ये का कॉन्सेप्ट है उसका मतलब होता है कि सही काम सही रीजन से करना, या फिर टू मेक इट मोर सिंपलर फॉर यू, सही चीज सही वजह के लिए करना, उसको हम ये बोलते हैं, ओके, क्लियर है ना।
तो ये हमको बोलता है कि हमको अपनी ईगो के लिए या अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना है, हमको सोसाइटी एज अ होल के बेनिफिट के लिए, उसके अच्छे के लिए काम करना है। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो ये का कॉन्सेप्ट है ना, ये जो ये का कॉन्सेप्ट है, ये हमको एक और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज बताता है, वो ये है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोसिटी, है ना। रेसिप्रोसिटी के ऊपर भी काम करता है, मतलब कि एक हाथ दे और एक हाथ ले। समझ रहे हो आप इसका मतलब क्या होता है? कि इफ यू डू समथिंग गुड फॉर अदर्स, फॉर द सोसाइटी, यू विल गेट गुड इन रिटर्न। जैसा आप करोगे वैसा भरोगे, राइट? तो ये जो कॉन्सेप्ट है रेसिप्रोसिटी का, वो ये समझा रहा है इन द स्टेप ऑफ ये कि यू शुड डू गुड फॉर द सोसाइटी। आपको अच्छा करना है सबके लिए, तभी आपके साथ भी अच्छा होगा। क्लियर? क्लियर हो गया ये अच्छे से आप लोग को? ये समझ में आ गया? क्लियर है? अब हमारे थर्ड स्टेप पे, थर्ड स्टेप टू अचीव मॉरल एजुकेशन। फर्स्ट इज ली, सेकेंड इज ही, थर्ड इज रेन। थर्ड स्टेप क्या है? रेन। रेन का मतलब होता है when you achieve, when you reach at a stage in your life when you think that I have achieved the ultimate happiness। ठीक है, मतलब जब आप अपने जीवन के उस पड़ाव पे पहुंच जाते हो, जब आपको लगता है कि मैंने अल्टीमेट खुशी या फिर अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन अचीव कर लिया है, हासिल कर लिया है, या फिर से ना मैं अपने लाइफ के उस स्टेप पे पहुंच चुका हूँ, अपने जीवन के उस पड़ाव पे पहुंच चुका हूँ जब मैंने अल्टीमेट रेन अचीव कर लिया है, दैट इज अल्टीमेट हैप्पीनेस अचीव कर लिया। मतलब कि आप लोग अपने सारे रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो, मोरालिटी फॉलो कर रहे हो, वैल्यूज अपनी अच्छे से वैल्यू से काम कर रहे हो, अपने एंसेस्टर्स को वैल्यू कर रहे हो, है ना, इंसानियत से काम कर रहे हो, अपने सबके लिए अच्छा कर रहे हो, सही गलत में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, सेल्फलेसली काम कर रहे हो, है ना, सेल्फिश हो के सिर्फ अपने बारे में सोच के काम नहीं कर रहे हो, सोसाइटी एज अ होल के लिए काम कर रहे हो, राइट? सो दैट इज द स्टेज व्हेन यू अचीव द अल्टीमेट गुड, अल्टीमेट हैप्पीनेस इन योर लाइफ, व्हेन यू थिंक कि बस मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। समझ रहे हो आप? ठीक है। सो बेसिकली व्हेन यू फॉलो ली प्लस यू फॉलो ये दो जो स्टेप्स हैं, अगर उनको आप अच्छे से फॉलो करते हो, तो जो रेन है ना, जो रेन होता है वो आप अपने आप अचीव कर लेते हो। अगर आप ली को अच्छे से फॉलो करोगे, ये को अच्छे से फॉलो करोगे, तो रेन ऑटोमेटिकली आप अचीव कर लोगे। ठीक है। तो अब रेन को एक्सप्लेन करते हुए कन्फ्यूशियस ने एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लाइन बोली है, जो कि उनका ये गोल्डन रूल है, दिस। ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि what what one does not wish for oneself, what one does not wish for oneself, one ought not to do for anyone else। मतलब जो आप अपने लिए नहीं चाहोगे, है ना, वो आपको किसी और के साथ करना भी नहीं चाहिए। ठीक है। what one recognizes as desirable for oneself, one ought to be willing to grant to others। मतलब जैसा कि आप अपने साथ चाहते हो कि आपके साथ सब बिहेव करें, या फिर आप चाहते हो कि मेरे साथ वैसा हो, वैसा ही आपको सबको ट्रीट करना चाहिए। समझ रहे हो आप? इफ यू वांट कि सब आपके साथ अच्छे अच्छे से बिहेव करे, यू शुड ऑल्सो ट्रीट एवरीवन द सेम वे। ऑलराइट? ओके। सो व्हेन यू बिकम द परफेक्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ इज व्हेन यू अचीव रेन। ठीक है। गोल्डन रूल भी क्लियर है रेन का? ओके, कंप्लीट है। नेक्स्ट पे आए अब। ओके, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिलियल पिटी। फिलियल पिटी या फिर लव या फिर प्यार या रिस्पेक्ट, ये एक ऐसा रिश्ता है, ऐसा रिलेशनशिप है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। क्यों? किस चीज के लिए? रेन चलाने के लिए। मतलब अगर हमको अपने लाइफ का अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट खुशी, सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे बीच में रिस्पेक्ट हो। मतलब कि जो चिल्ड्रन है, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए अपने पेरेंट्स को। ठीक है।
रिस्पेक्ट करना चाहिए टू एन एक्सटेंट, उस हद तक रिस्पेक्ट करना चाहिए जितना कि हम अपने गॉड को करते हैं। मतलब द चिल्ड्रन शुड बी डिवोटेड टू देयर पेरेंट्स टू एन एक्सटेंट दे आर डिवोटेड टू गॉड, है ना? क्यों? क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हायरार्की में हमसे बड़े होते हैं एंड जो चिल्ड्रन है वो हमसे छोटे होते हैं। ओके? क्योंकि अगर हम उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे, उनको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो बेसिकली हम उनकी वैल्यू नहीं करेंगे, राइट? तो this is very important that there should be a developed relationship between the parent and the children. A relationship of respect should be there between them since birth. ठीक है? और अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं होगा, है ना, अगर बच्चे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे सिंस बर्थ तो भाई भाई की इज्जत नहीं करेगा, अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशियस। ठीक है? एंड आई नीड टू मेंशन अ स्पेसिफिक नोट हियर, या मैं ये स्पेसिफाई कर देती हूँ कि कन्फ्यूशियस के पूरे चैप्टर में कहीं भी कन्फ्यूशियस के थॉट में द रिलेशनशिप ऑफ सिबलिंग्स इज नॉट मेंशन्ड, मतलब भाई बहन का रिश्ता मेंशन नहीं है, फादर डॉटर का रिश्ता मेंशन नहीं है, मदर डॉटर का रिश्ता मेंशन नहीं है। वहां पे मेंशन्ड है फादर एंड सन का रिलेशनशिप, ब्रदर एंड ब्रदर का रिलेशनशिप, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन का रिलेशनशिप, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप। ठीक है? बट द फीमेल रिलेशनशिप्स आर नॉट मेंशन्ड देयर। ओके, सो दिस वाज अ नोट हियर। ठीक है? नाउ कंटिन्यूइंग द चैप्टर। ओके, सो अगर अगर बच्चे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, भाई भाई की रिस्पेक्ट नहीं करेगा एंड सो ऑन, तो फिलियल पैथी डेवलप नहीं होगा। फिलियल पैथी डेवलप नहीं होगा तो हम रेन अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है? ऑल्सो ऑल्सो कि ये जो रिलेशनशिप्स है ना, ये हायरार्किकल जो रिलेशनशिप्स हैं, ये फादर से ही क्यों स्टार्ट हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि क्योंकि अगर अगर जो एक अच्छा फादर होगा वो ही एक अच्छा रूलर बन पाएगा। ठीक है? एक अच्छा पिता ही एक अच्छा रूलर बन पाएगा। एंड सिमिलरली जो एक अच्छा बेटा होगा, है ना, जो अच्छा सन होगा, वो ही एक अच्छा सब्जेक्ट बन पाएगा। ठीक है? मतलब प्रजा, जो राजा की प्रजा होती है वो। ठीक है? तो देखो, समझो कि जो एक अच्छा पिता बन पाएगा, मतलब जो अच्छे से गवर्न कर पाएगा, वो ही एक अच्छा रूलर बन पाएगा। ठीक है? सिमिलरली जो एक अच्छा बेटा बनेगा, मतलब जो बचपन से ही अपने फादर को, जो बंदा गवर्न कर पा रहा है, जो रूलर वाली वैल्यूज जिसके पास है, उसको फॉलो करेगा बचपन से ही उसके प्रति ओबीडियंस शो करेगा, है ना, वही वही एक अच्छा सब्जेक्ट बन पाएगा, दैट इज अच्छी प्रजा बन पाएगी। समझ रहे हो आप? ओके, है ना? तो ये जो रिलेशनशिप है ये बचपन से स्टार्ट हो रहा है और ये धीरे धीरे एक्सपैंड होके सोसाइटल लेवल पे जा रहा है। क्लियर है ना? है ना? तो पेरेंट्स की तरफ डिवोशन, सिंसेरिटी, जनरोसिटी, परसिस्टेंस, प्यार, बेनेवोलेंस, ये सब कुछ होना चाहिए उसमें, है ना? तो और उनका जो रिलेशनशिप है वो डिस्क्राइब किया गया है कि अगर वो एक बेटा है ना, तो ही शुड बी अ लॉयल सन। मतलब वो बेटे के तौर पर हमेशा एक वफादार बेटा होना चाहिए, एक सिंसियर, लॉयल, ओबीडियंट चाइल्ड होना चाहिए, सन होना चाहिए। और अगर वो एक फादर है तो वो एक जस्ट न्याय करने वाला, एक न्यायिक इंसान होना चाहिए, न्यायिक फादर होना चाहिए, जो
जो एक साफ दिल का व्यक्ति हो, है ना। और एक ऑफिशियल के तौर पर, एक ऑफिसर के तौर पर वो फेथफुल होना चाहिए, वफादार होना चाहिए अपने देश के प्रति, है ना, फेथफुल होना चाहिए। एंड एंड एट द सेम टाइम एज अ हस्बैंड वो अपने कर्तव्य पूरे करने वाला होना चाहिए, ठीक है। एंड एंड एज अ फ्रेंड, एज अ फ्रेंड ही शुड बी टैक्टफुल एंड फेथफुल होना चाहिए। तो ये जो सारा डिस्क्रिप्शन है इस पेज पे, वो एक मेन का डिस्क्रिप्शन है जो कि एक ट्रू जेंटलमैन होना चाहिए। मतलब कि एक जो मेन है, जो एक आदमी है, उसको उसको एथिकली कैसा जीवन जीना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। सो इस एक्सपेंशन में 5 रिलेशनशिप्स की बात करी गई है, ठीक है। 5 रिलेशनशिप्स जिसको जिसको हम चाइनीज लैंग्वेज में वुलुन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वुलुन, ठीक है। तो अब ये 5 रिलेशनशिप्स, फर्स्ट इज रूलर एंड सब्जेक्ट, जिसमें मतलब कि राजा और प्रजा का रिश्ता, जिसमें कि अगर जो राजा है वो जो बोलेगा, वो जो सब्जेक्ट है, जो प्रजा है, वो मानेगी, वो ओबीडियंट होगी, है ना, ओबीडियंस शो करेगी। सेकेंड रिलेशनशिप इज फादर एंड सन का रिश्ता, मतलब जो भी फादर बोलेंगे वो सन मानेगा, सन उनके प्रति ओबीडियंट होगा, उनको फॉलो करेगा, उनके प्रति लॉयल होगा। सिमिलरली थर्ड रिलेशनशिप इज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। सेम इसमें जो हस्बैंड बोलेगा वाइफ हैज टू फॉलो, वाइफ हैज टू बी ओबीडियंट टुवर्ड्स द, लॉयल टुवर्ड्स द हस्बैंड। नेक्स्ट इज एल्डर ब्रदर यंगर ब्रदर का रिश्ता, मतलब जो बड़ा भाई बोलेगा वो छोटे भाई को मानना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसके प्रति लॉयल ओबीडियंट रहना पड़ेगा। सिमिलरली नेक्स्ट रिलेशनशिप इज ऑफ फ्रेंड एंड फ्रेंड। अब इसमें जो है कोई बड़े छोटे वाला रिलेशनशिप नहीं है, बट एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट शुड बी देयर इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशियस के अकॉर्डिंग अगर ये 5 रिलेशनशिप जैसे उन्होंने बताए हैं वैसे फॉलो किए जाएंगे तो तो सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई एरर नहीं होगा, कोई लड़ाइयाँ नहीं होगी, एंड सबके बीच में एक रिस्पेक्ट रहेगी, है ना, मोरालिटी रहेगी। सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर ये रिलेशनशिप्स मेंटेन्ड रहते हैं, ऐसे ही फॉलो होते हैं तो। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट चीज कि ये जो हमने रिलेशनशिप्स पढ़े हैं ना 5, ये जो रिलेशंस है इनमें कैसे रहना है या फिर कैसे परफेक्ट होना है या कैसे इनको फॉलो करना है, अब वो देखते हैं, ठीक है। मतलब हमको अल्टीमेटली अपना रेन कैसे अचीव करना है इन दीज रिलेशनशिप्स, ठीक है, वो देख रहे हैं हम। कि फर्स्ट जो हमने पढ़ा था रिलेशनशिप, फर्स्ट रिलेशनशिप वाज ऑफ रूलर एंड सब्जेक्ट्स, है ना। तो इसमें जो रूलर है उसको बेनोवलेंस होना चाहिए उसमें, मतलब कि काइंडनेस होनी चाहिए रूलर में, द रूलर शुड बी काइंड एंड जो सब्जेक्ट्स हैं दे शुड बी लॉयल टुवर्ड्स द रूलर, ठीक है, ये हमने भी पीछे पढ़ा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट रिलेशनशिप फादर और सन का, है ना। फादर के अंदर काइंडनेस होनी चाहिए, सन के अंदर क्या होना चाहिए बच्चे? फिलियाल पैथी का मतलब हमने पढ़ा था ना, फिलियाल पैथी का मतलब है एक लव, रिस्पेक्ट, डिवोशन, ठीक है, टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ का, ठीक है। अब जो हस्बैंड है ही शुड बी राइटियस, मतलब उसको सही करना आना चाहिए, सही सही ड्यूटी करनी, फॉलो करनी आनी चाहिए उसको, अपनी ड्यूटी अच्छे से करनी, सही तरीके से करनी, ही शुड नो इट। एंड जो वाइफ है शी शुड बी ओबीडियंट टुवर्ड्स हर हस्बैंड। ओके, नेक्स्ट रिलेशनशिप आता है ओल्डर और यंगर सिबलिंग का, मतलब कि जो बड़ा बेटा है उसको जेंटलनेस आनी, एक जेंटलनेस या काइंडनेस होनी चाहिए टुवर्ड्स द यंगर सिबलिंग,
एंड सिमिलरली जो छोटा भाई है उसको अपने बड़े भाई की तरफ टुवर्ड्स रिस्पेक्ट होना चाहिए, उसकी बात माननी आनी चाहिए, वो उसकी तरफ लॉयल होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट रिलेशनशिप है फ्रेंड और फ्रेंड के बीच। अब ये जो दो रिलेशनशिप्स है, इन दोनों के बीच में एक ह्यूमैनिटी का रिश्ता होना चाहिए, मतलब एक इंसानियत का रिश्ता होना चाहिए, दोनों के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये ही एक इकलौता रिश्ता है कन्फ्यूशियस की टीचिंग्स में जो इक्वालिटी इन्वॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये बोल कि ये इक्वालिटी का जो रिलेशनशिप है ये तभी होना चाहिए जब दोनों फ्रेंड्स इक्वल हैं। लेकिन अगर एक फ्रेंड एल्डर है और एक फ्रेंड छोटा है तो उनके बीच में वैसा रिलेशनशिप होना चाहिए जैसा एक एल्डर ब्रदर और यंगर ब्रदर के बीच में होता है। क्लियर है ना? तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि हर एक रिलेशनशिप में जो केयर है या एक पैटर्न हमने जो देखा वो डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है ना, हायरार्की फॉलो कर रही है, बट जो रिस्पेक्ट है वो अपवर्ड फॉलो कर रही है। क्लियर है ना ये बात? और जो फ्रेंडशिप है बस वो ही क्लोजेस्ट है इक्वालिटी के। ओके, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक करें, है ना? अब ये जो नेक्स्ट है इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम है, बस एक सिक्स्थ रिलेशनशिप और ऐड किया है जिसको बोलते हैं हम बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट, मतलब हायर और लोअर के बीच में जो सुपीरियर है जिसके पास ज्यादा पावर है और जो सबऑर्डिनेट है उनके बीच में रिलेशनशिप सेम है। सेम रिलेशनशिप है, जो सबऑर्डिनेट है ही शुड बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हिज सुपीरियर, है ना? बाकी सारे तो अब एक्सप्लेन यू। अब एक बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ब्यूटीफुल कोटेशन है बाय कन्फ्यूशियस। ये आपको पढ़नी चाहिए, इम्प्लीमेंट करनी चाहिए इन योर लाइफ। इट सेज कि when a man has been your teacher for a single day, जब एक आदमी आपके जीवन में एक टीचर बनता है, इवन इफ वो एक सिंगल दिन के लिए बनता है, you should respect him, you should treat him as your father for the rest of your life। अगर किसी व्यक्ति ने तुमको एक दिन के लिए भी कुछ सिखाया है, तुम्हारा टीचर का रोल प्ले किया है, तुमको एज अ टीचर तुम्हें एक दिन के लिए भी उसने कुछ पढ़ाया है ना, तुमको अपने पूरे जीवन उसको ऐसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए जैसे कि आप अपने पेरेंट्स की करते हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एंड यू शुड इम्प्लीमेंट दिस इन योर लाइफ एज वेल, है ना? क्लियर है? और इन्होंने फिलियालपैथी का भी कॉन्सेप्ट बताया है यहाँ पे जो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू बिफोर। ठीक है, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट टॉपिक। अब कन्फ्यूशियस की क्लास थ्योरीज पे आते हैं, सोशल क्लासेस कन्फ्यूशियस ने जो बताई हैं उन पे आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट उन्होंने बोला है स्कॉलर। ठीक है, ऑब्वियसली जो बंदा, जो पर्सन जो एजुकेशन को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, पढ़ाई को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, उसके लिए सबसे पहली क्लास कौन सी होगी? स्कॉलर्स की। ठीक है, क्लियर है। सेकंड उसने बोला है फार्मर्स को, किसान को, पेजेंट्स को। ओके, थर्ड जो क्लास है आर्टिसन या फिर क्राफ्ट्समैन, ये थर्ड पे आएंगे। एंड फोर्थ क्लास इज ऑफ मर्चेंट्स या फिर बिजनेसमैन क्लास। ठीक है, क्लियर है ना ये चार क्लासेस? ठीक है, एक चीज नोटिस करिए आपने, यहाँ पे आर्मी नहीं है, यहाँ पे मिलिट्री नहीं है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि कन्फ्यूशियस के लिए आर्मी, मिलिट्री इज इक्वल्स टू वॉरफेयर, इन चीजों का कोई जरूरत नहीं है, या फिर कोई रोल नहीं है, कोई स्कोप नहीं है ना? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर सारे लोग उनकी जो बताए हुए वैल्यूज है, मोरालिटी है, मॉरल एजुकेशन है, बेसिकली रेन का कॉन्सेप्ट है, उसको फॉलो करेंगे, उनकी सारी बात मानेंगे, तो ऑब्वियसली लड़ाई क्यों होगी, कॉन्फ्लिक्ट क्यों होगा, क्यों वॉर होगी? जब सबके बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी, सब अपने अपने वैल्यूज, इथिक्स, अपने रिचुअल सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, तो फिर लड़ाई का तो कुछ स्कोप ही नहीं बच रहा है ना? जब सब लोग ओबीडियंटली हर चीज फॉलो करेंगे ही तो लड़ाई होने का तो चांस ही नहीं है।
क्लियर है ना फर्स्ट पॉइंट? अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उन्होंने पेजेंट्स को सेकंड नंबर पे क्यों रखा है? क्योंकि वो फूड प्रोवाइड करते हैं सबके लिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ह्यूमन टू सर्वाइव। ठीक है, समझ आया? अब वन मोर पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि जो मर्चेंट्स है ना, उनको सबसे लास्ट में क्यों रखा है? क्योंकि क्योंकि अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशियस जो मर्चेंट्स हैं दे आर नोन एज पैरासाइट्स। उनको कन्फ्यूशियस उसको व्यू करता है, उसको कंसिडर करता है एज पैरासाइट्स, जो कि जो कि रिच होते जाते हैं, अमीर होते जाते हैं बाकी लोगों की लेबर से, बाकी लोगों से काम करवा के। ठीक है ना? तो जो मर्चेंट्स होते हैं वो दूसरों के लेबर से कमाते हैं, दूसरों से काम करवाते हैं, एंड दे देमसेल्व्स गेट रिच, वो खुद अमीर होते जाते हैं। ठीक है, इसलिए उनको कन्फ्यूशियस ने सबसे एंड में रखा है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया है। दिस वाज इट अबाउट द कन्फ्यूशियस चैप्टर टुडे। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल, है ना? बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, कोई लाइन, कोई सेक्शन, कोई पार्ट चैप्टर का, लेक्चर का नहीं समझ में आया है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई ट्राई टू हेल्प यू इन अ मोर सिंप्लीफाइड मैनर। ठीक है, सो दैट्स इट अबाउट टुडेज क्लास। सो ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर।